नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करने वाले हैं 29 दिसंबर 2020 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। जैसे परीक्षाएं सीजीएल हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीएचएसएल है, दिल्ली पुलिस है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सीएचएसएल है और साथ साथ रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगा। और इसके साथ साथ स्टेट सर्विसेज में भी यह आपकी मदद करेगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं दोस्तों। आज राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन इन इंडिया। देख रहे हैं हमारा देश कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो मैजेंटा लाइन पर चालक रहित रेल के पूर्णकालिक परिचालन की शुरुआत की, यानी फुल टाइम ऑपरेशन ऑफ ड्राइवरलेस रेल ऑन द मेट्रो दिल्ली मेट्रो मैजेंटा लाइन। दोस्तों, इसका जो परीक्षण था 2016 में ही शुरू हो गया था। इवन 2017 में एक घटना भी घटित हुई थी, छोटी सी घटना थी, हालांकि उसमें मानवीय गलती थी जिस वजह से ऐसा हुआ था। तो इस तरह से अब देख सकते हैं कि और यह जो 14 हाईटेक ट्रेनें हैं, ये भी आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि कहाँ से मंगाई गई हैं। तो दक्षिण कोरिया देश, और दक्षिण कोरिया देश की राजधानी क्या है दोस्तों? सियोल है। इसी तरह से आप राजधानियां याद करेंगे, याद हो जाएगा। आज भारत के 18 शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध हो गई है, यानी 9 शहरों में चल रही है और अन्य शहरों में कार्य जारी है। इस तरह से 2025 के अंत तक 25 से ज़्यादा शहरों में मेट्रो रेल का विकास किया जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं देश के इन शहरों में जो दौड़ रही मेट्रो, सबसे पहली 1984 में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और दिल्ली में 2002 में मेट्रो रेल का विकास शुरू हुआ। बेंगलुरु में 2011 में, दोस्तों इसे नम्मा मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई में 2014 में, चेन्नई में 2015 में, जयपुर में 2015 में, कोच्चि में 2017 में। इस तरह से देख रहे हैं 2017 में कोच्चि, लखनऊ और हैदराबाद में स्टार्ट किया गया। और दोस्तों 2014 में 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछी थी, अब बढ़ करके यह 700 किलोमीटर हो गई है। और 2025 के अंत तक इसका जो टारगेट रखा गया है 1700 किलोमीटर तक इसे बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2014 में 17 लाख लोग प्रतिदिन मेट्रो से चलते थे। अब यह संख्या 5 गुना बढ़कर 85 लाख प्रतिदिन हो गई है दोस्तों। अब इसमें जैसे थोड़ा सा जान लीजिए कि कलकत्ता मेट्रो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक भूमिगत रेल प्रणाली है। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, अंडरग्राउंड रेल सिस्टम इन कोलकाता। इसे मंडलीय रेलवे का स्तर प्रदान किया गया है। यह भारत का 17वां रेलवे जोन बना और 1984 में भारत की प्रथम भूमिगत एवं मेट्रो प्रणाली थी। इसके बाद दिल्ली मेट्रो का मैंने बताया ही आपको 2002 में, और अन्य शहरों में जैसे हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, बेंगलुरु, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई और जयपुर में मेट्रो का परिचालन मैंने बताया कि 9 शहरों में शुरू हो गया है। साथ ही नागपुर, पुणे, भोपाल, हैदराबाद, अहमदाबाद, विजयवाड़ा, गुवाहाटी और विशाखापट्टनम केरल तथा पटना में भी मेट्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। दोस्तों याद रखना, विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन लंदन में 1863 में, ध्यान रखेंगे, पेडिंगटन से फेरिंगडन स्ट्रीट तक चली थी। तो ये कुछ फैक्ट थे, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस निमोनिया वैक्सीन। दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन तैयार हो चुका है। किसने इसका उद्घाटन किया? तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, कौन है? हर्षवर्धन जी हैं। उन्होंने न्यूमोनिया का पहला स्वदेशी टीका यानी न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट, इसे क्या कहेंगे? पीसीवी, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यानी इसे क्या कहेंगे? पीसीवी टीका। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसे अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी स्वास्थ्य संगठन पाथ है, ये भी ध्यान रखना, और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। और इसका नाम क्या दिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यही परीक्षा में आपके आ सकता है। तो इसका नाम, इसका ब्रांड का नाम दिया गया है न्यूमोसिल, यानी इस वैक्सीन का नाम क्या है? न्यूमोसिल रखा गया है। तो न्यूमोनिया के स्वदेशी टीके को आत्मनिर्भर भारत, जो कि यह लगातार हम लोग देखिए रोज चर्चा करते हैं, कम से कम एक बार आत्मनिर्भर भारत की चर्चा तो जरूर हो जाती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत में एक
कड़ी और जुड़ती है। एक कदम हम लोग और आगे बढ़ चुके हैं। अभी तक भारत में निमोनिया के टीके विदेशी कंपनियों पर निर्भर था, जो कि काफी महंगा पड़ जाता था। दुनिया में हर साल 5 साल से कम उम्र के 10 लाख बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण निमोनिया है। दोस्तों ध्यान रखेंगे तो निमोनिया कितना, आप देख सकते हैं हमारे भारत में भी हर साल 1 लाख से ज्यादा बच्चों की मृत्यु हो जाती है यूनिसेफ के आंकड़ों के आधार पर। तो सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ है? पुणे में है। इसके सीईओ कौन है? आधार पूनावाला है। तो यह टीका विशेष मिश्रण के आधार पर तैयार किया गया है। तो निमोनिया के इस टीके को विकसित करने में 1 दशक का समय लगा और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि दूसरी कंपनियों के टीके के मुकाबले यह सस्ता पड़ेगा। कम और मध्यम आय वाले देश इसे आसानी से हासिल। इसका मतलब यह है कि हम अपने देश के में स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के साथ साथ हम इसका निर्यात भी करेंगे इस टीके का। तो ध्यान रखेंगे। तो अभी तक भारत में जैसे जो टीका प्रोवाइड करती थी फाइजर और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, याद रखेंगे ये कंपनी है, तो निमोनिया का टीका सप्लाई करती थी। अब सीरम इंस्टीट्यूट एडवांस मार्केट कमिटमेंट के तहत पीसीवी टीके की सप्लाई करने वाला दुनिया का तीसरा, ये भी प्रश्न बन सकता है, यानी थर्ड बन सकता है, कह सकते हैं थर्ड इंस्टीट्यूट है यह वर्ल्ड का। ये ध्यान रखेंगे। और यह पॉइंट हमने बता ही दिया। निमोनिया में क्या होता है? ये श्वास संबंधी बीमारी है। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसमें रिस्पायरेटरी डिजीज है, रिस्पायरेटरी सिस्टम इसमें अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे में कोरोना महामारी के दौरान निमोनिया का टीका बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस टीके को विश्व स्वास्थ्य संगठन से जनवरी में ही मंजूरी मिल गई और हमारे भारत सरकार ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है रिकमेंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अब दोस्तों यही आपके मन में आ रहा होगा कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या? तो यह संसद भवन के निर्माण संबंधी यह पुनर्विकास की परियोजना है, यानी यह इस तरह से इसका चित्र दिखाया गया है। तो पर्यावरण मंत्रालय की जो विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना, को पर्यावरण मंजूरी देने की सिफारिश की है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी नया निर्माण होता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां के इर्द गिर्द के पर्यावरण को अवक्रमित कर रहा है। तो इसलिए जो है बिना पर्यावरण के देख रेख, यानी कह सकते हैं जो मूल्यांकन समिति की बिना अप्रूव के आप वहां पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए साथ ही निर्देश दिया है कि इसके डेवलपर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौजूदा ढांचों को ढाए जाने के दौरान कोई वायु प्रदूषण ना हो। और आपको पता ही है जैसा कि दिल्ली वायु प्रदूषण की कैपिटल होती जा रही है। आप देख सकते हैं कि वहां पर एयर पोल्यूशन की समस्या कितनी बड़ी समस्या है। दोस्तों अभी मैंने बताया भी था कि पिछले 2-3-4-5 दिन पहले के समाचार पत्र में हमने चर्चा भी की थी कि भारत में 2019 में 17 लाख से ज़्यादा लोग वायु प्रदूषण की समस्या से उनकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों यह काफ़ी, इसीलिए देखिए कि यह रिपोर्ट जब तक नहीं अप्रूव कर दी जाती तब तक आप कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के साथ ही परियोजना केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा दी जाने वाली पर्यावरण मंजूरी पाने के लगभग करीब आ चुकी है। और दोस्तों केंद्रीय लोक निर्माण विभाग अब जैसे पूछ लेगा कि इस प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन कौन कर रहा है, इसका इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसे क्या कहेंगे, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास, एसपीजी भवन और उपराष्ट्रपति के इनक्लेव के साथ ही साझा केंद्रीय सचिवालय भवन और केंद्रीय सम्मेलन केंद्र का विकास या पुनर्विकास शामिल है। और प्रोजेक्ट में अनुमानित लागत को अब जो है फिर से मॉडिफाइड किया गया है, इसमें सुधार किया गया है 11,794 करोड़ यानी 11,794 करोड़ रुपए से 13,450 करोड़ रुपए कर दिया गया है दोस्तों। तो इस तरह से EAC यानी इसके कह सकते हैं एज पर द डिटेल ऑफ द EAC मीटिंग CPWD यानी इसको क्या कहेंगे, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सेड दैट द एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट EIA, इसके बारे में आगे थोड़ा चर्चा करूंगा। तो यह जो है पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रभाव में शामिल होगा, जिसका मतलब है कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत एक नया PMO भी आएगा। अपने पहले के प्रस्ताव में CPWD
PWD ने इस नए PMO निर्माण का उल्लेख नहीं किया था। तो इसने हाल ही में विशेषज्ञ समिति को एक पत्र लिखा और जिसमें बताया गया कि प्रस्तावित PMO का प्रभाव EIA रिपोर्ट में शामिल होगा। तो ये देखिए कुछ पॉइंट्स इसमें एक्स्ट्रा हुए और थोड़ा जान लीजिए पर्यावरण प्रभाव आकलन क्या है। व्हाट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। दोस्तों यह इसकी कह सकते हैं कि अगर शुरुआत 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत ने हस्ताक्षर किया था, यही कारण है 1972 के बाद से ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो भारत ने फिर जल यानी 1974 और वायु प्रदूषण 1981 में प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कानून बनाए, लेकिन बाद में उस समय उतनी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि कठोर कानून नहीं थे और जिसका सबसे भयावह जो घटना हुई थी 1984 में भोपाल गैस त्रासदी। उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। ध्यान रखेंगे 2-3 दिसंबर यानी 2 दिसंबर की रात 3 दिसंबर कह सकते हैं 2 बजे यह घटना घटित हुई थी, जिसमें हजारों लोग इससे प्रभावित हुए, लाखों लोग प्रभावित हुए। आज भी इसका प्रभाव वहां दिखता है। तो ऐसे में जब पता चला तो इन्वायरमेंट असेसमेंट उसका हुआ ही नहीं था। इस तरह से आपने देखा होगा कि जो विदेशी कंपनियां भारत में जो निवेश करती हैं, चूंकि अमेरिका वगैरह में वो इसलिए निवेश करने से ज्यादा अच्छा स्थान मानती हैं भारत। क्यों मानती हैं? क्योंकि भारत में सस्ता श्रम मिल जाता है और एक सबसे बड़ी चीज है कि इतने सारे नियम कानून नहीं है। इस तरह से क्या होता है कि जो छोटे मध्यम विकासशील देश होते हैं तो वहां अभी इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते। यही कारण है कि भोपाल गैस त्रासदी का हम लोगों ने झेला। तो इसके बाद ही 1986 में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अम्ब्रेला अधिनियम आया। तो इसी का यह कह सकते हैं कि पर्यावरण चिंताओं के साथ विकासी गतिविधियों को सामंजस्य स्थापित करता है और EIA को भारत में पहली बार 1978 में नदी घाटी परियोजनाओं के संबंध में पेश किया गया था और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत EIA को अनिवार्य किया गया। और दोस्तों वर्ष 2020 में इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी किए गए हैं। तो ये ध्यान रखेंगे EIA का काम क्या है? यही सब अप्रूव करती है कि यह पर्यावरण अनुकूल है कि नहीं, पर्यावरण को कहीं अवक्रमित तो नहीं करेगी। तो इस पर यह रिपोर्ट जारी करती है। अब बढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय मामलों में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल नरवाने लीव्स फॉर साउथ कोरिया ऑन ए 3-day विजिट, यानी 3 दिन की यात्रा पर हैं हमारे देश के थल सेना अध्यक्ष। ये आप इनका चित्र देख सकते हैं, नरवणे साहब। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे 3 दिन की यात्रा पर कहां पहुंचे हैं? दक्षिण कोरिया, जिसकी कैपिटल मैंने बताया क्या है? सियोल है। तो वह इसमें इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है द्विपक्षीय सैन्य सहयोग के विस्तार करने पर है, यानी बायलैटरल कह सकते हैं मिलिट्री कोऑपरेशन को और एक्सपैंड किया जाएगा दोस्तों। और इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक और रक्षा सहयोग को, यानी इसको क्या कहेंगे कि इसका जो स्ट्रेटजिक जो पॉलिसी है एंड कह सकते हैं डिफेंस कोऑपरेशन, इन दोनों को और प्रगाढ़ता लाने का प्रयास किया जाएगा। तो दक्षिण कोरिया भारत को सैन्य सामान और हथियारों को आपूर्ति करने वाला एक प्रमुख देश भी है। दोस्तों साउथ कोरिया हमारे देश को सप्लाई करता है मिलिट्री गुड्स एंड वेपन्स। और साथ साथ सेना प्रमुख पिछले करीब 2 हफ्ते पहले संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की 6 दिवसीय यात्रा पर थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत चारों तरफ से अपनी डिफेंस जो कह सकते हैं रक्षा पंक्ति को मजबूत करते हुए विश्व के अन्य देशों पर यात्रा कर रहे हैं, चाहे वह रक्षा सचिव हो, चाहे वह इस तरह से सेना प्रमुख हो। यह लोग जा करके म्यांमार भी गए थे, नेपाल भी गए थे। तो इस तरह से अब चारों तरफ देशों पर यह लोग यात्रा करके अपनी रक्षा पंक्ति और रक्षा संबंध को और मजबूत कर रहे हैं, ऐसे में चीन को जैसे कि वह जवाब दे सकें। और जैसा कि आपको पता है कि साउथ कोरिया पूर्वी एशिया के अंतर्गत आता है, आगे मैं चर्चा करूंगा इसकी। तो इसमें जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में नरवणे का देश के रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ से मिलने का कार्यक्रम है दोस्तों। तो यह कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर और डेजोन डिफेंस एडवांस डिफेंस डेवलपमेंट का भी वो दौरा करेंगे। तो यह तो रही खबर। अब थोड़ा सा साउथ कोरिया के बारे में जान लीजिए। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं मून जे इन, कैपिटल सियोल है और यहाँ की जो करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, तो SKW कह सकते हैं। और ये देख रहे हैं ना साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल है। और ये इंचियोन यहाँ का एयरपोर्ट है दोस्तों। यह बुसान शहर है। ये सारे महत्वपूर्ण शहर हैं, ध्यान रखेंगे। यानी सी ऑफ
जापान, ईस्ट सी यानी सी ऑफ जापान, इसके यहाँ पर देख सकते हैं इधर येलो सी है, पीला सागर है, और ये देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया इसके उत्तर में है, इधर पश्चिम में आप देख सकते हैं चीन है, और इधर आप देख रहे हैं जापान है। ये देख रहे हैं ना सुसीमा जल संधि, कोरिया स्टेट, सुसीमा जल संधि, ये सब जो है जुड़े हुए हैं। दक्षिण कोरिया में कहा जा सकता है कि ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म यहाँ के दो प्रमुख धर्म हैं। यहाँ पर कम से कम कह सकते हैं कि 49% यहाँ ईसाई पाए जाते हैं और 47 बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो अब बढ़ते हैं सऊदी लार्ज ऑयल गैस ट्रेजर फाउंड इन अल रीस एंड अल मिनहाज वेल, यानी दोस्तों सऊदी में दुनिया में सर्वाधिक तेल उत्पादन करने वाले सऊदी अरब द्वारा 2015 में ओपेक यानी ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? वियना में है, जो कि डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बताया कि अनुमानित भंडार के 70 साल तक चलने का पता चला, लेकिन अब उसने 4 और नए तेल और गैस क्षेत्र की खोज कर ली है सऊदी अरब के उत्तर पश्चिम। तो अब देखिए ये सऊदी अरब है, आप देख सकते हैं, इसका उत्तर पश्चिम क्या होगा? इस तरफ वाला पार्ट होगा। तो उत्तर पश्चिम में धारण के अल रीस तेल क्षेत्र में गैर पारंपरिक खोज की गई है। इसमें जो कुएं मतलब कह सकते हैं, इसमें 2 नंबर के कुएं से हर दिन बैरल, ये 4000 से ज्यादा बैरल कच्चा तेल और 32 लाख स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है दोस्तों। और इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है कुआं नंबर 4 यानी वेल नंबर 4 में 3654 बैरल प्रतिदिन तेल और 16 लाख क्यूबिक फीट गैस का उत्पादन होता है। इसी तरह कुएं नंबर 3 यानी वेल नंबर 3 का शुरुआती उत्पादन 2745 बैरल प्रतिदिन और 30 लाख क्यूबिक फीट गैस उत्पादन होगा। तो इस तरह से चौथी खोज जो है अल मिनहाज कुएं पर स्थित अल सराह तालाब में हुई है, और यह दक्षिण पश्चिम के घावर तेल क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। यानी घावर तेल क्षेत्र यानी ये दक्षिण पश्चिम क्या होगा? ये दक्षिण पश्चिम, ये पश्चिमी भाग है, यहाँ पर होगा, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यह महत्वपूर्ण है। और एक पॉइंट यह भी याद रखना, आरामको कंपनी कहाँ की है? सऊदी अरब की। तो आरामको ने अल अजरमियाह में भी तेल खोजा है, जहां प्रतिदिन 3850 बैरल का उत्पादन होता है। तो ये तो रही खबर। थोड़ा सा सऊदी अरब के बारे में जान लीजिए। इसकी कैपिटल रियाद है, यहाँ की करेंसी रियाल है सऊदी, और किंग सलमान ऑफ सऊदी अरबिया, यहाँ के जो किंग हैं सलमान साहब हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा और जान लीजिए, ये देख रहे हैं ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके मध्य भाग से होकर गुजरती है। यहाँ का अल नफद याद रखेंगे, यहाँ का डेजर्ट है अल नफद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मक्का और मदीना, यहाँ इस वाले मैप में आप देखेंगे तो और आसान हो जाएगा। ये देख रहे हैं ना, तो ये जिद्दा शहर है, ये मक्का है, यहाँ पर लोग जाते हैं घूमने और यहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। और इधर आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ पर्सिया है, ये देख रहे हैं रेड सागर, लाल सागर है, गल्फ ऑफ अदन है, और ये जिबूती है, अफ्रीका महाद्वीप हो जाता है। यहाँ पर जो जल संधि है, जो स्ट्रेट है, उसका नाम क्या है? बाब एल मंडेब जल संधि। याद रखना दोस्तों, बाब एल मंडेब, इसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये ओमान की खाड़ी है और पारस की खाड़ी के बीच में जो जल संधि है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे हार्मुज स्ट्रेट, इसका स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट जल संधि है दोस्तों। यहाँ पर हार्मुज जल संधि है, इसी के बीच में है कह सकते हैं। यहीं पर आप देख रहे हैं यमन है, इसकी राजधानी साना है। ये ओमान है, इसकी राजधानी मस्कट है। यहीं पर देख रहे हैं रूबल खाली, अल नफद, ये सब डेजर्ट हैं। ये देख रहे हैं अल नफद डेजर्ट, रूबल खाली डेजर्ट। और इधर इराक, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आगे देख रहे हैं जॉर्डन है, जॉर्डन की कैपिटल अम्मान है। तो इस तरह से मैपिंग करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और साथ साथ राजधानियां भी याद हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं समाचारों में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। आज हम बात करेंगे सीनियर ऑफिसर रमेश चंद्र जोशी बिकम्स न्यू चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ सीबीआई, यानी सीबीआई के चीफ सूचना यानी मुख्य सूचना अधिकारी का प्रभार संभाल लिया है। 93 बैच के अधिकारी हैं जोशी जी। यह जो है पीआईबी में तैनात थे, जहां से उन्हें जिम्मेदारी के लिए चुना गया। तो दोस्तों जोशी इससे पहले पीआईबी और पूर्ववर्ती डीएवीपी में अहम पदों पर काम कर चुके हैं। और सीबीआई के मुख्य सूचना अधिकारी नितिन वाकंकर के
पीबीआई में चले जाने से यह पद 13 मार्च से खाली पड़ा था। तो अब यह जो है सीबीआई के मुख्य सूचना अधिकारी बनेंगे। और सीबीआई देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और किसने, भारत सरकार ने इसको स्थापित किया था और इसके वर्तमान डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं बैंकिंग एवं वित्त संबंधी समाचारों में। अमेरिकाज इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला, अब सीधे ही पूछ लेगा टेस्ला कंपनी किस देश की है, सीधे आपकी परीक्षा में आ जाएगा। तो इंटर इंडिया इन द न्यू ईयर, यानी दोस्तों 2021 में भारत में इसका पदार्पण हो रहा है, भारत में आ रही है। कौन सी कंपनी? टेस्ला कंपनी। और यह इलेक्ट्रिक कार की कंपनी है दोस्तों। और टेस्ला के जो सीईओ हैं, इनका भी नाम याद रखना, एलन मस्क ने कहा कि उनकी कंपनी 2021 में भारतीय बाजारों में प्रवेश करेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी साहब ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि भारत में टेस्ला कंपनी अपना परिचालन करेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहां पर यह मांग के आधार पर यहां कंपनी अपना कारखाना भी स्थापित करेगी। भारत में अगले 5 साल में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक बनने की क्षमता है। चूंकि 2030 तक वह कार्बन उत्सर्जन में 30 से 35% की कमी करने के लिए वह प्रतिबद्ध है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों का अब तेजी से विस्तार होगा और भारत अपने 8 लाख करोड़ रुपए के कच्चे तेल के आयात को कम करने का प्रयास करेगा इसके माध्यम से दोस्तों। तो इस तरह से थोड़ा सा जान लीजिए कि इसकी खासियत क्या है। जो यह कार, जो टेस्ला के जो प्रमुख हैं एलन मस्क ने सबसे पहले 2016 में ही मॉडल 3 को भारत में लॉन्च करने की घोषणा की थी, लेकिन कुछ आयात निर्यात जो पॉलिसी थी वो ठीक से फुलफिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से यह रोक लगी हुई थी। अब यह फिर से स्टार्ट होगी और कहा जा रहा है कि टेस्ला अपनी कार के मॉडल 3 को ही भारतीय बाजार में उतारेगी और इसके अंदर 60 किलो, कह सकते हैं, देख रहे हैं ना, किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी पैक दिया गया है। वहीं गाड़ी की जो टॉप स्पीड होगी 162 mph है, यानी कार 0 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से 3.1 सेकंड में पकड़ सकती है। इसके अलावा मॉडल 3 में आपको 500 किलोमीटर की रेंज मिलती है और ये गाड़ी विदेशों में 3 अलग अलग वेरिएंट में उपलब्ध है। तो सीधे सीधे याद रखना कि टेस्ला कंपनी कहां की है, इसके सीईओ कौन है, भारत में कब इसका आगमन हो रहा है। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे पुरस्कारों। विराट कोहली बिकम्स द बेस्ट मेल ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, यानी दशक का इनको क्रिकेटर चुना गया है। गैरी सोबर्स ट्रॉफी से इनको सम्मानित किया गया है। भारतीय कप्तान विराट कोहली, आईसीसी ने इनको चुना है दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर, यानी ध्यान रखेंगे 10 सालों में। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें माही के नाम से भी जाना जाता है, मिस्टर कूल, को आईसीसी ने दशक का बेस्ट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है दोस्तों। विराट कोहली ने पिछले 10 सालों में टेस्ट, T20, वनडे में 56 के औसत से 20,000 रन बनाए दोस्तों। 66 जो सेंचुरी उन्होंने, 94 जो है हाफ सेंचुरी जड़ा है इसी दशक में, और 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले वह एकमात्र खिलाड़ी हैं एक दशक में, खासकर यह 10 से 20 के बीच में। तो 61.83 की औसत से उन्होंने बनाए हैं और पिछले 10 सालों में वनडे में 39 सेंचुरी एंड 48 हाफ सेंचुरी इन्होंने जड़ा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, इसी तरह से स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड फॉर द डिकेड एमएस धोनी। इसी तरह से फीमेल में देखिए क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, यह एलिस पेरी, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर एलिस पेरी इस दशक की आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे और T20 क्रिकेटर चुनी गई हैं दोस्तों। तो इसको जो है, जैसे उसमें गैरी सोबर्स कहते हैं, इसको रसेल हेयो फ्लिंट अवार्ड के नाम से जाना जाता है महिलाओं में, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसी तरह से स्कॉटलैंड महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी कैथरीन ब्राइस को दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला एसोसिएट क्रिकेटर चुना गया है दोस्तों। इसी तरह से आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर चुना गया है, जबकि अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान को दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर, ये राशिद खान जी हैं, ये स्टीव स्मिथ हैं, ध्यान रखेंगे। और आईसीसी की दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे टीम में भारतीय क्रिकेटर की 2 महिलाएं, यानी भारतीय महिला क्रिकेट की 2 महिलाओं को, मिताली राज और झूलन गोस्वामी को स्थान मिला है। और दशक के सर्वश्रेष्ठ महिला T20 टीम में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्पिनर पूनम यादव को, यानी 4 खिलाड़ियों को इसमें मौका मिला है दोस्तों। तो यह इस तरह से, यह ध्यान रखेंगे, अक्सर आपकी परीक्षाओं में आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं खेल समाचारों में।
इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकेंड टेस्ट, इसे बॉक्सिंग डे टेस्ट कहा जाता है। जबकि दोस्तों बता चुका हूं 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच के जो मैच श्रृंखला होती है उसको बॉक्सिंग डे टेस्ट क्रिकेट कहा जाता है और इसको भारत ने जीत लिया है। दोस्तों 195 रन बनाकर पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया सिमट गई थी। उसके बाद अपनी पहली पारी में कप्तान अजिंक्य रहाणे, याद रखिएगा अभी वर्तमान में विराट कोहली जी छुट्टी पर हैं, तो कप्तान अजिंक्य रहाणे के शतक और रविंद्र जडेजा के अर्धशतक की बदौलत 326 रन बनाए। फिर बाद में 131 रनों की बढ़त थी भारत की और फिर गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 200 रन पर इनको ढेर कर दिया और 8 विकेट से चौथे दिन में ही मैच यह जीत लिया। इस तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच 7 से 11 जनवरी को खेला जाएगा और अजिंक्य रहाणे को बल्ले से प्रदर्शन करने के लिए मेलबोर्न में टीम का नेतृत्व करने के लिए मैन ऑफ द मैच, ये भी पूछ सकता है कि बॉक्सिंग डे टेस्टिंग का जो टेस्ट मैच का मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया, तो कप्तान अजिंक्य रहाणे को दोस्तों। और इसमें जैसे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में अभी तक मेलबोर्न में भारत ने टेस्ट जीता है, 18 में भी जीता था, ये भी वही बॉक्सिंग डे के समय था और यह जो है जीता 2020 में 81 यानी चौथी बार जीता है। और रहाणे के बारे में एक फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखना कि केवल 3 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की है, उन सभी में जीत हासिल की है। वह महेंद्र सिंह धोनी के बाद कप्तान के रूप में अपने पहले 3 टेस्ट मैच जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय कप्तान हैं। तो ये फैक्ट है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं। तो दोस्तों बहुत सारी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चर्चा कर रहा हूं। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन मल्टीपर्पज जो रिवर वैली प्रोजेक्ट है उसको क्या कहा था, उसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है दोस्तों, और सतलज नदी कहां से इसका उद्गम होता है, राकसताल लेक से आती है और भारत में कहां प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है विद द हेल्प ऑफ शिपकी ला पास। याद रखना दोस्तों, शिपकी ला दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है और यह यहीं पर ब्यास नदी हरिके बैराज में यानी पंजाब के कपूरथला जिले में यह मिल जाती है और यहीं से इंदिरा गांधी नहर भी निकाली गई है। तो इस तरह से यह सतलज नदी आगे जाकर के चेनाब में मिल जाती है दोस्तों। तो सतलज नदी के बारे में समझ गए। इसके बाद दामोदर नदी, ये ध्यान रखना दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना, यहां पर परियोजना ऊपर लिख दिया है इसलिए यहां पर कहीं में नहीं लिखा है। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन टेनेसी वैली प्रोजेक्ट, यानी अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर आधारित स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है। 1948 में इसको स्थापित किया गया था दोस्तों। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता था। रांची से निकलती है, झारखंड के रांची से निकलती है और पश्चिम बंगाल में यह जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है। याद रखना कहां मिलती है, हुगली नदी में मिल जाती है दोस्तों। और यह इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। फिर 1948 में जब इस पर डैम बना दिया गया, इस पर प्रोजेक्ट लगा दिया गया, तो उसके बाद बाढ़ की समस्या से निजात मिला। तो इस पर पंचेत, कोनार, अजय, बराकर, तिलैया, बरमो, बाल पहाड़ी, अय्यर, ये सारे डैम बनाए गए जिसकी वजह से अब इसे प्लेंटी ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। तो दामोदर नदी के बारे में समझ गए। और ये झारखंड वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना। इसी तरह से इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान है। हीराकुंड परियोजना दोस्तों महानदी पर स्थित है और महानदी का उद्गम कहां से होता है, छत्तीसगढ़ के सिहावा की पहाड़ी से निकलती है। 857 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। इसकी सहायक नदियां हैं मांड, ईब, जोंक, तेल, शिवनाथ, हंसदेव, और जो कि उड़ीसा के समीप जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी तरह से काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है और ताप्ती नदी कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल नामक जिले से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और दोस्तों यह एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का, ध्यान रखेंगे। और यह सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के मध्य बहती है और गुजरात में है परियोजना। इसी के साथ ही अगला है उकाई परियोजना, यह भी ध्यान रखना ताप्ती नदी पर ही है, गुजरात में है। इदुक्की परियोजना पेरियार नदी, केरल की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, केरल में स्थित है। इदुक्की में ध्यान रखना इदुक्की प्रोजेक्ट भी है, इदुक्की और पेरियार नदी है, पेरियार नेशनल पार्क भी है।
याद रखेंगे दोस्तों, भारत पूजा नदी भी यहीं बहती है। इदुक्की प्रोजेक्ट, टिहरी डैम परियोजना यानी भागीरथी और भिलंगना के संगम पर टिहरी बांध परियोजना, यानी भागीरथी नदी क्या है, जब भागीरथी भिलंगना के संगम पर टिहरी डैम फिर आगे बढ़ती है, इधर से अलकनंदा मिलती है, देवप्रयाग में तो गंगा कहलाती है दोस्तों, तो यह उत्तराखंड में है। माता टीला परियोजना, बेतवा नदी, याद रखना यह चंबल, बेतवा, केन ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कोयना का भूकंप इसी डैम की वजह से वहां पर आया था, तो कोयना नदी पर स्थित है। और कोयना नदी किसकी सहायक है, कृष्णा की सहायक नदी है, महाराष्ट्र में है। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलुज नदी पर है और यह हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। इसी तरह से बाणसागर प्रोजेक्ट, सोन नदी, इट इज फेमस फॉर गोल्ड पार्टिकल, इसमें सोने के कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सोन नदी कहा जाता है दोस्तों। और ये कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार के पटना के समीप दानापुर में गंगा से मिल जाती है। इसीलिए देख रहे हैं ना, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है बाणसागर परियोजना। इसी तरह से तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, जो कि जम्मू कश्मीर के शेषनाग या वेरीनाग लेक से निकलती है और वुलर झील होते हुए भारत पाकिस्तान के बीच सीमा बनाते हुए पाकिस्तान में यह प्रवेश कर जाती है, तो यह परियोजना जम्मू कश्मीर है। इसी तरह दुलहस्ती परियोजना, यह चेनाब नदी पर है, जो कि इंडस रिवर की सबसे लॉन्गेस्ट मेन ट्रिब्यूटरी है, जो कि 12 लाचाला दर्रे से निकलती है और जम्मू कश्मीर में है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है और नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, अमरकंटक से होता है दोस्तों। यह विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य बहती है। यह भी एस्चुरी का निर्माण करती है, 1312 किलोमीटर लंबी है। इसकी सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा, तवा, दुद्धि, शेर, शक्कर, हिरन, और यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसी तरह से पोचमपाद प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर है, अब यह तेलंगाना में आ गया, निजामाबाद वहीं पर स्थित है। इसी तरह नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त। तो कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से, और महाबलेश्वर की ऊंचाई कितनी है, 1438 मीटर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, और एक बात बता दूं, आप लोगों में से काफी लोगों ने पिछले जो पिछला वाला कह सकते हैं, जो मैंने क्लास लिया था 27 दिसंबर की, उसमें कई लोगों ने, मैं उनका नाम नहीं लूंगा प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं अपने बच्चों का नाम नहीं लूंगा कि वो मतलब उनके मन में आए कि मैंने गलत कर दिया। बस ये ध्यान रखना है कि उसको ठीक कर लीजिएगा। आप लोग पहले न्यूज सुनिए, ये जरूरी नहीं है कि तुरंत आप आंसर दे दीजिए, न्यूज में ही सारे आंसर छिपे हुए हैं। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग अगर आंसर देंगे तो वो कभी भूलेगा नहीं दोस्तों। तो आज उत्तर देने वालों में है राजेश कुमार, सर्वथा बनर्जी, सोमेंदु, मधु आशुतोष, अभिषेक अचवाले, अश्विन प्रभा, सूरज उपाध्याय, भक्त, शुभश्री साहू, नरेंद्र धाकड़, ज्ञान रंजन साहू, राहुल, मुस्कान शेख, उदय, माय गुडनेस, इतने लोगों ने, आज थोड़ा कम लोगों ने किया है, हालांकि किया है आप लोगों ने, इसी में कमेंट और आंसर दोनों दिए हैं। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा उत्तर दीजिए। तो आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, इन विच स्टेट वाज इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड एंड मेट्रो सिस्टम इस्टेब्लिश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और नई दिल्ली। यानी भूमिगत मेट्रो किस राज्य में स्थापित किया गया था दोस्तों, 1984 में इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था, इतना बता दे रहा हूं। नेक्स्ट है, निमोनिया ने पहले स्वदेशी टीके का, जो निमोनिया के पहले स्वदेशी टीके का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन ऑफ निमोनिया, न्यूमोकोकल, न्यूमोसिल, कोवैक्सीन या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, यानी संसद भवन निर्माण से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट भवन निर्माण या विधानसभा भवन निर्माण या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 3 दिन की यात्रा पर किस देश में पहुंचे, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया या म्यांमार या जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरामको पेट्रोलियम कंपनी किस देश की है, आरामको पेट्रोलियम कंपनी बिलोंग्स टू विच कंट्री, कुवैत, लीबिया, सऊदी अरब या ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई का नया मुख्य सूचना अधिकारी किसे बनाया गया है, नितिन वाकंकर, रमेशन जोशी, ऋषि कुमार शुक्ला या राकेश अस्थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला
किस देश की है? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या ब्रिटेन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने किसे चुना दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे पुरुष क्रिकेटर? यानी गैरी सोबर्स ट्रॉफी किसे मिली है मेल में? रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या स्टीव स्मिथ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दूसरे टेस्ट मैच श्रृंखला में मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया है? इसे बॉक्सिंग टेस्ट कहा गया है दोस्तों। तो रविंद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे, जसप्रीत बुमराह या उमेश यादव को? और दोस्तों अंतिम प्रश्न है, उकाई परियोजना किस नदी पर है? ऑन विच रिवर इज द उकाई प्रोजेक्ट लोकेटेड? नर्मदा, ताप्ती, चंबल एंड माही? तो इन 10 प्रश्न के उत्तर शीघ्र अतिशीघ्र दीजिएगा, लेकिन सही उत्तर देने का प्रयास करिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।